नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें हमने ध्रुव स्वामिनी के कथानक और संवाद जो तत्व हैं उन पर अनुशीलन कर चुके हैं। और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है चरित्र चित्रण। विद्यार्थियों, ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनेक पात्र हैं, जिनमें चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, कोमा, मंदाकिनी, शिखर स्वामी आदि हैं। सबसे पहले चरित्र चित्रण में हम कोमा का चरित्र चित्रण करते हैं, जो समस्त नारी पात्र हैं जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के, उनमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो देखते हैं कोमा का चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी नाटक के समस्त नारी पात्रों में कोमा का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह एक प्रकार से काल्पनिक पात्र है, फिर भी नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने एक आदर्श नारी के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। वह आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री है और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा में पली बढ़ी है। वह स्वाभाविक तौर पर दार्शनिक है और उसमें दूरदर्शिता का भाव भी भरपूर है। वह एक आदर्श प्रेमिका है। वह सकरात से प्रेम करती हुई उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करती है। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में भी सक्षम होती है, क्योंकि वह बड़ी ही स्पष्टवादी थी। अपने इस प्रकार के स्वभाव के कारण ही उसे सकरात से कई बार तिरस्कृत भी होना पड़ा था। रामगुप्त के सैनिकों द्वारा उसका दुखद अंत भी होता है, जो बड़ा ही निंदनीय है। प्रसाद जी इस प्रकार के जीवनांत के बहुत विरोधी हैं। हर प्रकार से अपमानित एवं प्रताड़ित होने के बावजूद भी वह सकराज के विरुद्ध विद्रोह नहीं करती है और अपने प्रेम बंधन को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कोमा विवेकमयी भी है, जिसके कारण उसका प्रेम भाव मात्र विवेक पर ही आधारित है। वह अन्याय का विरोध करने वाली एक सक्षम पात्रा है। वह सकराज के समक्ष ध्रुव स्वामिनी की मांग को बिल्कुल अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण मानती है और आदि से अंत तक इस बात का विरोध भी करती रहती है। वह बिना किसी भय से अपना मत व्यक्त करने में भी समर्थ है। वह दूसरों के दोषों को स्पष्ट कहती है तथा अपने दुर्गुणों को भी नहीं छिपाती। वह राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहने वाली समझदार स्त्री के रूप में सकराज को हमेशा मार्गदर्शन कराती रहती है। सौंदर्य की उपासना करने वाली कोमा मन से बिल्कुल स्वच्छ है। वह हर तरह से प्रकृति प्रेमिका है। विनम्रता उसका आभूषण है। वह सबकी भावनाओं की कदर करने वाली है और वह बड़ी ही भावुक एवं दार्शनिक है। वह व्यस्तता से दूर रहकर एकांत में जीवन को ज़्यादा पसंद करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कोमा पात्र के रूप में भारतीय नारी का उत्कृष्ट एवं आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। उसका जीवन बिल्कुल संघर्षमय था। वह प्रेम की देवी और करुणा की प्रतिमा थी। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक की यह पात्रा अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। आगे हम जो चरित्र चित्रण कर रहे हैं वो है चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक वैसे तो नायिका प्रधान नाटक है,
लेकिन अगर हम नायक के रूप में देखें तो धुरु स्वामिनी नाटक के जो प्रमुख नायक हैं वो चंद्रगुप्त है। मौलिक दृष्टिकोण से एवं शास्त्र सम्मत विचारधारा के आधार पर चंद्रगुप्त ही इस नाटक का नायक कहलाने का अधिकारी है। धुरु स्वामिनी नाटक की नायिका धुरु स्वामिनी का केंद्रीकरण किया गया है, अर्थात धुरु स्वामिनी नाटक नायिका प्रधान होने से धुरु स्वामिनी ही उसकी नायिका है, मगर चंद्रगुप्त की गतिविधियाँ इसके इर्द गिर्द होने से नाटक की समस्त गतिविधियाँ हैं वो साकार हो उठती हैं। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं सुंदर है। खोया हुआ राज सिंहासन प्राप्त कर वह अपने आप को धन्य मानता है। उससे छीन ली गई उसकी वाग्दत्ता पत्नी, वाग्दत्ता यानी जो बोल करके जिसको बताया गया हो, या कह सकते हैं कि उसके पिताजी ने धुरु स्वामिनी के रूप में उसको धुरु स्वामिनी को उसकी पत्नी के रूप में चुना था। धुरु स्वामिनी की प्राप्ति से उसकी मनोदशा सुदृढ़ एवं सबल हो जाती है, जिससे वह अपने आप को सफल भोगी मानता है। चंद्रगुप्त की सुंदरता भी अति मनोरम है, जो सकराज को भी फेरे में डाल देता है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए चंद्रगुप्त स्वयं कमर कस लेता है और दुश्मनों को मार गिराता है। चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए पिता की मृत्यु के बाद उसे ही राज सिंहासन का अधिकारी बनाता है और उसकी चारित्रिक विशिष्टता का एवं चारित्रिक गुणों का परिचायक भी है। वह नहीं चाहता था कि वह अपने बड़े भाई का विरोधी बने। रामगुप्त एवं शिखर स्वामी षड्यंत्र से चंद्रगुप्त आसानी से ख़त्म कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि रामगुप्त और शिखर स्वामी धोखे से चंद्रगुप्त का सिंहासन छीन लेते हैं, तो वो उनके षड्यंत्र को आसानी से ख़त्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। रामगुप्त की विलासिता भरी जीवन लीला से देश की समस्त व्यवस्था जर्जर हो गई थी। चंद्रगुप्त यह सब देखता रहता था, पर उसने दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा कि कहीं प्रजा इसे राजा विरोधी बनने का अधिकारी न समझे। नारी के वेश में वह सकराज के शिविर में प्रवेश कर उसका वध कर देता है और दुर्ग पर अधिकार सुरक्षित कर लेता है। जैसा कि चंद्रगुप्त अपने पति द्वारा घोषित धुरु स्वामिनी का पति था, कुल की मर्यादा के लिए उसने धुरु स्वामिनी और राजपाट का त्याग भी कर दिया था। जब देश में अराजकता फैल गई, अर्थात पानी सिर से ऊपर आ गया, स्थिति अनियंत्रित हो गई थी, तब चंद्रगुप्त ने कमान संभाली और उसके सामंतों ने तो रामगुप्त का वध कर दिया। बाद में शास्त्रों अनुसार विधि से विधवा धुरु स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न हो जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त का जीवन काल है वो संघर्षमय था, मगर वह बड़ा ही धैर्यवान एवं विनयी स्वभाव का था। उसने अपने जीवन को सदैव मर्यादित रखा और जनता के सुख समृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहा। चंद्रगुप्त में प्रेरक शक्ति भी भरमार थी। वह एक आदर्श प्रेमी एवं मर्यादा का भरपूर पोषक था। वह वास्तव में शौर्य वीरता की प्रतिमूर्ति था, जो सकराज को ललकारते हुए उसका वध कर देता है। उसके इसी आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही धुरु स्वामिनी उसकी प्रेम दीवानी थी। चंद्रगुप्त में कर्तव्य परायणता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। शक शिविर पर आधिपत्य कर लेने के बाद यदि वह चाहता तो शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेता और रामगुप्त को वहां से
बेदखल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया तथा धैर्य से काम लिया। चंद्रगुप्त के चरित्र से यह चित्रित हो जाता है कि वह उच्च कुल में जन्मा है। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का सहारा लिया था। चंद्रगुप्त का चरित्र भारतीय इतिहास की विरासत है। उसकी महानता अनुकरणीय है और वह मर्यादा के बोझ तले मगध देश का समुचित विकास करने वाला है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का जो चरित्र है वह बड़ा ही आकर्षक है। आगे हम सकराज का चरित्र चित्रण करते हैं। धुरस्वामिनी नाटक में सकराज खलनायक के रूप में चरितार्थ हुआ है। वह पूरे नाटक में अहम की भावना से मंडित है। बड़ा ही क्रूर एवं मिथ्या अहंकारी है। जैसा कि उसकी अपनी सेना है, वह स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करता है। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी है, कूटनीतिज्ञ एवं कुल युद्ध कला में पारंगत है। वह इसके साथ साथ बड़ा ही भोग और विलासी स्वभाव का है। पराक्रम पर विश्वास रखकर भाग्य पर विश्वास नहीं रखता है। वह अपने शत्रुओं से दुर्व्यवहार करने का समर्थक है। वह हमेशा दुर्नीति को अपनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। कोमा उसके प्रेम जाल का शिकार बनती है। वह भाग्य को बलवान मानती है तो सकराज इस बात का विरोध करते हुए कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सकराज बड़ा ही ईर्ष्यालु, संकालु एवं हिंसक है, जो सदैव प्रतिशोध की भावना में लिप्त रहता है। वह धुरस्वामिनी को उपहार में लेकर रामगुप्त से संधि करना चाहता है, मगर कोमा इस बात का समर्थन नहीं करती है। सकराज एक तरह से रामगुप्त का ही पर्याय बना हुआ है। वह भी भोग विलासिता में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है। सुरा और सुंदरी का सहचर बना हुआ है। अपने उसके सामंत उसकी विलासिता संबंधी गतिविधियों से पूर्णतः अवगत है। सकराज अपनी भावी पत्नी कोमा की उपेक्षा कर धुरस्वामिनी की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा रहता है। वह अहंकारी होने के कारण कोमा के प्रेम को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है तथा उसके प्रेम अनुरोध को बड़ी निष्ठुरतापूर्वक ठुकरा देता है। वह अपने धर्मगुप्त आचार्य के नीतिपूर्ण निर्देशों पर कान नहीं देता है, अर्थात ध्यान नहीं देता है और प्रत्युत्तर में कठोर वचन बोल सकता है। इस प्रकार सकराज एक असफल प्रेमी के रूप में यहाँ चरितार्थ हुआ है। इतना ही नहीं, वह दूषित मनोवृत्ति का भी शिकार है। वह बिल्कुल तुच्छ स्वभाव का व्यक्ति है और अहंकारी होने के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ है। अगला हम जिस पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे वो है रामगुप्त। रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र व मगध का सम्राट है, जो दुर्नीति से युक्त एवं दुराचारी है। वह चंद्रगुप्त का अग्रज है, अग्रज यानी बड़ा भाई, और वह हर समय चंद्रगुप्त की उपेक्षा करता रहता है। वैसे तो चंद्रगुप्त सम्राट बनने के योग्य है, फिर भी वंश परंपरा की मान्यताओं एवं मंत्री शिखर स्वामी की कूटनीति से चंद्रगुप्त सम्राट नहीं बन पाता है और रामगुप्त ही सम्राट बन जाता है। समय अनुकूल शिखर स्वामी अपनी राजनीति की रोटी सेकने एवं स्वार्थ सिद्धि में सफल होता है। रामगुप्त धुरस्वामिनी का असफल पति है। रामगुप्त का स्वभाव अति विलासितापूर्ण एवं मर्यादित है, जिसे भले बुरे का तनिक भी ज्ञान नहीं है। सुरा और सुंदरी ही जिसके जीवन का आधार स्तंभ है, जिनके सहारे
उसने अपने जीवन को नरक बना लिया था। वह इतना लोभी एवं परपंची था कि वह समस्त राज्य पर अनाधिकारिक तौर पर अपना आधिपत्य जमा लेना चाहता था। वह इतना कायर एवं डरपोक था कि सकराज के समक्ष युद्ध करने में सफल नहीं होता है और संधि प्रस्ताव के तहत अपनी पत्नी धुरस्वामिनी का सौदा कर डालता है और उसे शक शिविर में भेज देता है। मगर धुरस्वामिनी बड़ी वीरता से उस दुष्ट से मुकाबला करती है और अपने मान सम्मान पर आँच नहीं आने देती है। रामगुप्त को इस नाटक में प्राय सभी पात्रों से, जैसे सामंत कुमार, मंदाकिनी, पुरोहित, चंद्रगुप्त आदि की दृष्टि में बिल्कुल पतित एवं निकृष्ट बताया गया है। रामगुप्त बड़ा ही महत्वाकांक्षी, निरंकुश एवं अन्य शासक था। उसका जनाधार नहीं के बराबर था। शुरुआती दौर में मंत्री शिखर स्वामी उसका हिमायती रहता है, पर अंत में मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में उसका विरोधी बन जाता है। रामगुप्त के दुर्व्यवहार के कारण कोई भी उसका हमदर्द या शुभचिंतक नहीं होता है। धुरस्वामिनी जैसी विश्व सुंदरी पत्नी पाकर भी वह उसके सुख एवं प्रेम से वंचित है। उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार से वह भी संबंध विच्छेद कर लेती है। रामगुप्त पाषाण एवं क्रूर स्वभाव का शासक है, जो लोकप्रियता प्राप्त करने में असफल रहता है। उसका इतना नैतिक पतन हो चुका है कि उसे उचित या अनुचित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं और वह अपनी धर्म पत्नी को परपुरुष अर्थात सकराज को सौंप देना उसके इस कुकृत्य एवं हृदयहीनता का ही द्योतक है। रामगुप्त अपने कुल की मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि शिखर स्वामी की मंत्रणा से उसका विवेक पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह कायर एवं कमज़ोर प्रमाणित हुआ है। मंदाकिनी उसकी भीरुता के संदर्भ में कहती है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल कपट की धूल उड़ती है। रामगुप्त से मुक्ति पाने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त जी जान से देश की मर्यादा की रक्षा करने में सक्षम होता है। सकराज और रामगुप्त की हत्या कर चंद्रगुप्त अपनी शौर्यता का परिचय देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामगुप्त है वो विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण नपुंसक सा हो गया था। प्रसाद जी ने उसको क्लीव बताया है और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। तो भला समस्त देशवासियों की रक्षा वह किस प्रकार कर सकेगा। उसका चरित्र इतना गिरा हुआ है कि वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से आंखें मिलाने के योग्य नहीं है। राष्ट्र की गरिमा अक्षुण्ण रखने में वह बिल्कुल भी अयोग्य प्रमाणित हुआ है। इस प्रकार आज हमने कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण देखा। अगले वीडियो में हम अन्य पात्रों के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।